the relation between time t and the displacement x is t equal to alpha x square plus beta x, where alpha comma beta are constant. The retardation is देखो ये सवाल ना पहला फर्स्ट बार जो ये फ्रेम हुआ था आईआईटी में पूछा गया था, फिर उसके बाद एम्स में पूछा गया था, फिर इस सवाल को नीट में पूछा गया, तो ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तीनों एग्जाम में आ चुका है। ओके, चलो ऑप्शन गिफ्ट दे देता हूँ। 2 अल्फा वी क्यू, बी ऑप्शन है 2 बीटा वी क्यू, सी 2 अल्फा बीटा वी क्यू, और डी है 2 बीटा स्क्वायर वी क्यू। ठीक है, तो ऐसा सवाल जो है ना तुम्हारे एग्जाम में भी आने का बहुत चांस है। ठीक है, खास करके जेई में ये तुम्हारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सर किसके लिए सर? जेई वाले। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकन है इसमें, लेकिन नीट वाले को भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि एम्स में आ चुका है। सर क्या है? क्या रिटार्डेशन? अच्छा, रिटार्डेशन नहीं पता है ना? रिटार्डेशन नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन माइनस ए। ओके, कुछ नहीं, एक्सीलरेशन निकालो, उसमें माइनस लगा देना, वो तुम्हारा रिटार्डेशन आ जाएगा। सर किसके बीच में निकलना है सर ये रिलेशन? देखो टाइम दे रखा है, पोजीशन दे रखा है, एक्सीलरेशन पूछ रहा है, बताइए क्या होगा, है ना? t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अब सोचो तुम्हें टाइम और पोजीशन से एक्सीलरेशन तक कैसे पहुंचोगे, बस यही कॉन्सेप्ट है। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आंसर तक आ। ठीक है, देखो इनका करने का ना बहुत तरीका है। फर्स्ट टाइम ये सवाल ऐसा देख रहे हो सकता है तुम्हें इसीलिए दिक्कत हो, लेकिन काफी आसान है। तो हमारा जो आंसर आने वाला है ना, वो हमारा आंसर माइनस ए हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लिखते हैं t इक्वल टू गिवन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस ऑप्शन ए 2 अल्फा वी क्यू। किसने बताया? ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, t इक्वल टू इतना, हम क्या करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दो, इधर भी क्या कर दो, इसको dt के साथ में डिफ्रेंशिएट कर दो, और इधर भी दोनों तरफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। देखते चलो, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, डिफ्रेंशिएशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये चीज कितना हो जाएगा, t को dt के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आ जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पर करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ पहले क्या हो जाएगा, 2 अल्फा तो कांस्टेंट है ना, तो 2 अल्फा एक्स आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे dt के साथ क्या है ना, तो dx बाई dt आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन प्लस बीटा कांस्टेंट है, फिर x है ओनली, तो dx बाई dt आएगा। बताओ ये टर्म आएगा, ये डिफरेंशिएशन समझ आया? यस सर। ओके, अब हम क्या करते हैं, 1 इक्वल टू 2 अल्फा एक्स रहने दो, dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना, v बराबर हम जानते हैं ना dx बाई dt वेलोसिटी, तो हम यहाँ पर ये इसका इसको v बोलते हैं, और ये बीटा इंटू ये भी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा।
वेलोसिटी। तो यहाँ से हम 1 इक्वल टू वेलोसिटी कॉमन ले लेते हैं तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी बराबर आ गया 1 प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, ये हमारा सर वेलोसिटी dt बाय dx से मिल सकते हैं सर। dt बाई डी एक्स। मिल सकता है सर। हाँ हाँ, पहले इसको देखो, ऐसे कर सकते हैं ना, अभी जो मैंने किया ये गलत तो नहीं है ना, उस मेथड से भी चल लेंगे। dt को dt के मतलब t को विथ रिस्पेक्ट टू dt दोनों तरफ किया तो ये ऐसे आ गया। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, चलो वहां से भी करके दिखा दूंगा। ओके, अब बताओ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या जानते हो तुम? v dv बाई dx होता है एक्सीलरेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें v मिल गया, अब हम ना dv बाई dx निकालते हैं। ओके, तो dv बाई dx कैसे निकालेंगे? तो जो v dv बाई dx निकालना है हमें, यहाँ पे इसको v को ना इसके बराबर लिख लो, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये ऊपर जाएगा ना डिवाइडेड बाय में तो -1 आ जाएगा, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, d ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का पावर -1, और इसको हमें क्या करना है, dx के रिस्पेक्ट में करना है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और इधर और इसको 2 अल्फा एक्स डी ऑफ, ऐसे करके ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना? को ही सर डिफरेंशिएट किया है सर। हाँ, v को अब x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा डी ऑफ, ये वाला टर्म दोनों प्लस माइनस मतलब दोनों ऊपर नीचे है, सेम ही चीज है तो कट जाएगा। इसको अगर मैं रीअरेंज कर लूँ, 2 अल्फा एक्स प्लस सर आपने सर फी का वैल्यू क्यों नहीं लिखा सर? कहाँ पे? अभी dv बाई डी एक्स बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी हम नहीं क्या सर, लिख रहे हैं? सर फी dv बाई dx में सर फी का वैल्यू क्यों नहीं लिखा आपने सर? dv बाई dx में फी का वैल्यू जो लिखा हाँ, पहले सर जो फी था उसमें क्यों नहीं लिखा? v का वैल्यू तो यही यहाँ से निकल के आया ना, ये देखो v का वैल्यू यहाँ से मिला ना हमें यहाँ पे v थोड़ी था, यहाँ तो टाइम के फंक्शन में था अभी तक। सर वो बोल रहे हैं सर, हाँ सर ठीक है। सर फी का वैल्यू सर क्यों नहीं लिखा, वो बोल रहे हैं। कहाँ पे v का वैल्यू लिखा तो सही। ठीक है, अब क्या कर लो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर d ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है, और इधर हम लिख दे रहे हैं d ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा डिवाइडेड बाय dx। ठीक है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो अब जैसे ये बताया था, अगर x के पावर यहाँ पे -3 और ये dx है तो आसानी से आ जाएगा, -3 x के पावर क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, तो ब्रैकेट में वही चीज है जो इसके ब्रैकेट में है, तो यहाँ से ये हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ ये टर्म हमें क्या मिल जाएगा, माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमें क्या मिला है, dv बाय dx। ओके, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना इस -a, तो यहाँ पे -a का वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा dv बाय dx। ओके, हमने v का वैल्यू निकाल रखा है, बताओ v का वैल्यू कितना है, ऐसा करो v का वैल्यू -v रहने दो। ओके, और dv बाय dx का वैल्यू यहाँ से लिखो, ये आ जाएगा तुम्हारा, एक माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक का स्क्वायर, यही हो जाएगा। ओके, देखो इसको ऊपर लिखोगे 2 अल्फा v, नीचे में क्या है हमारा, नीचे में क्या है 1 बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना,
ऊपर 1 ही है, तो हम इन दोनों का होल स्क्वायर इसका स्क्वायर लिखेंगे। 1/1 क्या होता है, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का ही वैल्यू क्या है, v है, हमने यहाँ से देखा है, ठीक है, देख लो यहाँ से, ठीक है। तो नीचे वाला क्या है हमारा, इसको हम क्या लिख देंगे, v का स्क्वायर, इन सबको इतना सारा क्या हो जाएगा हमारा, v हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 अल्फा v इंटू वी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 2 अल्फा v क्यूब, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आया समझ में। अब देखो इसको ना दूसरा मेथड से भी समझो, ठीक है, इसका सेकेंड मेथड, जो मेथड तुम्हें आसान लगे उससे करना, क्योंकि तुम लोग ही कर रहे हो, काफी शॉर्ट निकाल रहे हो। t बराबर हमें गिवन है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, यही है। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं, अच्छा वेलोसिटी बराबर हम क्या जानते हैं, dx/dt होता है। ओके, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू, अब dt ऊपर हो जाएगा dx, क्या ऐसे करके लिखा जा सकता है 1/v इक्वल टू dt/dx। हाँ सर। ठीक है, तो हम ये वही चीज लिख रहे हैं यहाँ से 1/v इक्वल टू dt/dx। अब क्या करो तुमने, मतलब dt को क्या कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। तो बता दो, ये तुमने डायरेक्ट ये लिखा होगा dt/dx, इसको मैंने 1/v लिख दिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इसको मैंने 1/v लिख दिया, इसको कोई परेशानी नहीं। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बताओ कितना आ जाएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है, यही आ जाएगा। अब बताओ यहाँ से हम वेलोसिटी का वैल्यू देखेंगे, तो बताओ वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी बराबर 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, जिसको तुम क्या लिख सकते हो, ठीक है, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा के पावर -1। यहाँ से भी वेलोसिटी वही निकला और यहाँ से थोड़ा जल्दी निकला, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमें एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, v dv/dx। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, v का वैल्यू डालते हैं, v का वैल्यू क्या डालेंगे, सीधा सीधा हमें मिला हुआ है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। अब हमें क्या करना है, जो भी वेलोसिटी उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे वेलोसिटी लिख लो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। ओके, लिख लोगे। और यहाँ पर हम एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला ब्रैकेट में लिख देता हूँ, d ऑफ dx, यहाँ पे फंक्शन है हमारा f ऑफ x के पावर n है। तो इसका हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, n को बाहर निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं f ऑफ x के पावर n-1 निकालते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं d ऑफ dx इंटू f ऑफ x। पता था ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन यही फॉर्मूला होता है, यही वाला सेम चीज हम अप्लाई करने वाले हैं। तो बताओ हमारा क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा आगे, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा के पावर -1। अब डिफरेंशिएशन तो हमें ये वाला टर्म का करना है, ये तो एज ए कांस्टेंट, ठीक है, ये तो हमारा बाहर है, डिफरेंशिएशन में शामिल नहीं, तो हम इसका पूरा का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो बताओ क्या हो जाएगा, पहले हम क्या लिखेंगे, -1, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बोलो। फिर उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन क्या करना है, किसका, जो इसके ब्रैकेट में ये वाला टर्म, वो है हमारा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है। तो बताओ ये आंसर क्या हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा के पावर हो गया हमारा -1। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके देखें, यहाँ से एक -1 सर यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन क्यों हुआ? कहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, अच्छा अब देखो हमें क्या करना था, देखो ना, इसके साथ ये वाला फंक्शन है ना, x के साथ और भी वैल्यू है, x के साथ और भी वैल्यू है, तो ये वाला फंक्शन, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद था, हम क्या करते थे पहले होल का करते थे डिफरेंशिएशन, फिर जो ब्रैकेट में होता था हम उसका डिफरेंशिएशन करते थे। तो पहले ये पूरा का पूरा जो भी ब्रैकेट में उसका हमने डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। अगर सीधा का सीधा हमें d ऑफ dx यहाँ पे x दे देता, ठीक ना, x के पावर -1, फिर तो हम डायरेक्ट कर देते, ठीक ना। अगर वही चीज हमारा d ऑफ x के साथ में x प्लस यहाँ पे हमें दे दिया, सपोज x प्लस 3 दे दिया, ठीक है, x प्लस 3 दे दिया और इसका पावर -1 दे दिया, तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग होता है ना, फिर हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है,
ठीक ना। एक्चुअल में हम इसका भी करते हैं, वो dx ऑफ x को हम dx के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वो 1 हो जाता है। आया बात समझ में। जैसे इसी का हाँ, सर। डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम क्या बोलोगे, पहले बोलोगे सर -1 आएगा और x के पावर -2 आएगा, फिर तुम ब्रैकेट वाले करोगे तो x को dx के रिस्पेक्ट में करोगे। फिर अगर इसको करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे तुम, -1 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ पे -2, फिर तुम क्या करोगे, d ऑफ ये जो x प्लस 3 है जो ब्रैकेट में, उसका डिफरेंशिएशन करोगे। आया बात समझ में। यहाँ से तो हमें 1 मिलता है, लेकिन यहाँ से थोड़ी ना 1 मिलता है, यहाँ से हमें 3 मिलेगा, यहाँ से हमें सॉरी इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 मिलेगा। ओके, अगर मान लो ये 2x करके होता तो फिर अच्छा, ठीक है, फिर हमें 2 मिलता। ओके, आया समझ में। हाँ, हाँ, अब बताओ हमें ब्रैकेट में यहाँ पे 2 अल्फा x प्लस बीटा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें 2 अल्फा मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक माइनस हमारा पहले चला जाएगा और यहाँ से इसके पावर -1, इसके पावर -1 है, ये आ जाएगा 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर कितना हो जाएगा, -3 इंटू 2 अल्फा। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या, और ये जो है हमारा वेलोसिटी है, ये वाला टर्म हमारा क्या है, वेलोसिटी, इसकी पावर -1। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, -1 इंटू वेलोसिटी की पावर 3 इंटू 2 अल्फा। वेलोसिटी जो है हमारा 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -1 है। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा -2 अल्फा वी क्यू। ये टर्म हमने क्या निकाला, एसिलरेशन। ऊपर से देखो एसिलरेशन, कुछ एसिलरेशन है ये, ठीक ना। देखो यहाँ से हम करते आ रहे हैं, हमसे पूछा क्या गया, रिटार्डेशन। हमारा जो आंसर है, तुम्हारा जो आंसर है, योर आंसर एसिलरेशन नहीं है, योर आंसर माइनस रिटार्डेशन है। तो यहाँ पे हम एक माइनस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा वी क्यू। तो ये हमारा आंसर है। तो दोनों मेथड से समझ आ गया, जो मेथड सही आता है, शायद तुमको सेकेंड वाला ही सही लगा होगा। ओके, ठीक है। तो जो जेई में है इसको अच्छे से देख लेना, एग्जाम में ऐसा सवाल आया हुआ है। सर एग्जाम में सर सारा टाइप का क्वेश्चन है ना सर, मतलब सर एप्लीकेशन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड। बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि जैसे वेक्टर है, वेक्टर से आया है, पूरा चैप्टर कवर है, ठीक ना। कोई भी सवाल रिपीट नहीं हुआ है, मतलब एक टॉपिक से एंगल बिटवीन वेक्टर है तो वो तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट भी पूछ रहा है, डॉट प्रोडक्ट भी पूछ रहा है, एडिशन है तो एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तो तुम्हें पूरा अच्छे से पढ़ना होगा, पूरा कॉन्सेप्चुअल देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं। कैसे पढ़ेंगे सर इतना सारा, क्या कैसे पढ़ेंगे सर, और 60 में। हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 2 दिन का तो छुट्टी है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अब मैं बोल रहा हूँ, अभी जो मैंने ऊपर वाला करवाया, ये तुम याद ध्यान में रख लो, ऐसे सवाल आ रहे हैं, आंसर भी रख लो। ये अगर ऐसा सवाल हो ना, ठीक है, जो कि तुम्हारा आईआईटी में भी, नीट में भी, एम्स में भी, समझो तुम्हारे टेस्ट सीरीज में भी ऐसा सवाल रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट। सर ये आएगा सर, ऊपर वाला क्वेश्चन सर, क्या क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए। अब अगला सवाल इसमें करो, सर, बाद में इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ। सर हाँ, इसमें सर ऊपर वाला सवाल जैसे सर आएंगे सर क्वेश्चन। नीट में अब क्या होता हाँ है, जो सर। जेई में आ जाता है ना, फिर बहुत वेल नोन हो जाता है। जैसे मैंने ऊपर वाला सवाल करवाया, नहीं, बहुत ही वेल नोन सवाल, ठीक है। इसमें ये बहुत बार पूछा जा चुका, जब तुम प्रीवियस ईयर देखो तो पता चलेगा। तो ऐसे सवाल को ने याद ही करिए, ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ सेम व्यू टू से सेम डायरेक्ट। सर ये सर, हम्म, सेम टू सेम सर ये क्वेश्चन सर। सेम टू सेम, कोई डाटा चेंज नहीं। ऐसा होता है, अच्छा। जेई का क्वेश्चन नीट में डायरेक्ट आ जाता है, भले वो लेंदी हो, वो उम्मीद करता है कि थोड़ा बहुत देखा हुआ रहना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज रिलेशन। अभी देख लो ना, नीट का जो आया हुआ है, बहुत टफ टफ सवाल आया है और लेंदी सवाल आया है। x इक्वल टू 8t²। यहाँ तक कि इस बार जो मेन चल रहा है ना, मेन से टफ आ गया है, मेन के फिजिक्स से टफ आ गया है नीट का फिजिक्स। तो कह नहीं सकते, तो हमेशा तैयार रहो हर एक टाइप के सवाल के लिए, फाइंड आउट।
पहला velocity of particle at time t and its angle from velocity of particle at time t its angle from x-axis. दूसरा acceleration of particle at time t and its angle from x-axis. Third, angle between velocity and acceleration. और fourth, equation of path. चलो ट्राई करो। और ये जो सवाल है AIPMT में सर क्वेश्चन पेपर सर बोल दीजिए सर। थ्री टाइम्स आ चुका है ऐसा कॉन्सेप्ट ना, 3 टाइम्स आ चुका है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज ए रिलेशन। अब देखो x y और z 3 कोऑर्डिनेट में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ठीक ना। x में at², y में bt² और z में z = 0। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t एंड इट्स एंगल फ्रॉम x एक्सिस। अब वेलोसिटी लिखोगे तो एक बार क्या करोगे, पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ठीक है। पोजीशन से वेलोसिटी vx + vy + vz करके निकालोगे, ठीक है। तो वेलोसिटी का एक इक्वेशन बन जाएगा, फिर उसी को एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सीलरेशन का इक्वेशन बन जाएगा। फिर तुम्हें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो तो एंगल निकल आएगा। थोड़ा सा नीचे दिखाइए सर। इक्वेशन चौथा पार्ट है इक्वेशन ऑफ पाथ, वो तुम 3 पार्ट तक करो, चौथा मैं बताता हूँ इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे निकालते। ठीक है सर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे लिखना है? हाँ देखो सर 280 IK + 2BJ क्या होगा क्या? फिर से बोलो 280 IK + 2BJ क्या? 2 BTJ BTJ क्या, हाँ राइट आंसर। अब देखो x में क्या इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a। tan इनवर्स, हाँ राइट आंसर। देखो एक बार लिखने आ गया तो अब तुम्हारा सब सही होगा। यही x है, ये हमारा y में पोजीशन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या पोजीशन bt² है और z में क्या है हमारा 0 है। तो हम वेलोसिटी निकालते हैं तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमें vx मिलेगा, वो हम बोलेंगे dx/dt से, ठीक ना। ये वेलोसिटी x के कोऑर्डिनेट में मिलेगा, तो ये चीज हमारा क्या मिल जाएगा। अगर यहाँ पर इस तीनों को ना पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना हो ना, तो पोजीशन सपोज हमारा पोजीशन s है तो क्या लिखेंगे at² + bt² और z में नहीं है तो +0k लिख दो, ठीक ना। तो ये तुम्हारा पोजीशन हो गया। अब वेलोसिटी लिखोगे तो dx/, चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट ds/dt कर लो, यानी तो एक एक करके निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 280 आ जाएगा, ठीक है। ये वेलोसिटी x में निकला, वेलोसिटी हम y में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे dy/dt से, वो कितना आ जाएगा 2bt से। और फिर वेलोसिटी हम z में निकालेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा d/dt, और यहाँ पे z रखेंगे और z का वैल्यू 0 है, 0 को t के रिस्पेक्ट में 0 आ जाएगा। अब हमें वेलोसिटी लिखना है तो वेलोसिटी कैसे लिखोगे vx + वेलोसिटी vx + vy + vz, ऐसे करके वेलोसिटी लिखते हैं। तो इन सबको एक साथ लिख लो तो क्या है तुम्हारा 280, इसमें i लगा दो + 2bt, j लिख दो और z वाला 0 है तो इसको छोड़ दो, ये तुम्हारा वेलोसिटी मिल गया, ठीक है। पहला पार्ट में यही पूछा गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, ये निकल गया। वेलोसिटी तक समझ में आ गया। मान लो अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ देता तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, √2at² +
2bt का स्क्वायर। याद है ना, जब हमारा वेलोसिटी होता था xi प्लस वाई जे, तो हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अगर तुम करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर, तो हमारा 4t स्क्वायर में 2t बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा 2t बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा तो। ठीक है, अब आगे क्या पूछा गया है बी पार्ट में, इट्स एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक ना, ये जो तुम्हारा है वेलोसिटी 2ATi प्लस 2BTJ, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ, मतलब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा आई है, ये हमारा जे है। ठीक है, आई और जे है और दोनों के बीच में एंगल कितना है हमारा, इसको पूरा का पूरा आई की तरफ इधर दो और जे की तरफ टेंशन करो, आई की तरफ क्या दो, इतना वैल्यू दो, वो कितना है 280, और तुम्हारा जे की तरफ कितना है 2BT। अब इसका रिजल्टेंट निकालोगे, मान लो कुछ रिजल्टेंट ये निकला हमारा, ठीक है, वेलोसिटी वो निकला हुआ भी तुमने निकाला भी है 2t अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको थीटा बोल दो, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में क्या है 2BT और बेस में क्या है 2AT, टी और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हम थीटा बराबर क्या बोलेंगे टेन इनवर्स b/a। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट करो। अब वेलोसिटी निकल गया, अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है, तो इसी वाले को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे फॉर एक्सीलरेशन, तो क्या हो जाएगा बताओ 2ai प्लस 2bj कैप, एक्सीलरेशन आ गया। मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन पूछा होता तो क्या हो जाता 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यहाँ से हम 4 कॉमन लेकर 2 बाहर आ जाता अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे आ जाता। और अगर यहाँ से भी हमें टेन अल्फा पूछा गया तो बताओ टेन अल्फा क्या आता हमारा, टेन थीटा क्या आता, टेन थीटा क्या होता इन दोनों के बीच में 2b/2a आता। ठीक है, तो यहाँ से तुम बोलोगे कि सर थीटा बराबर यहाँ से भी टेन इनवर्स b/a ही आता। ओके, अगला पार्ट में क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ऐसा सवाल ना वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तुम्हारे इसमें है, जेई में है। ठीक है, जेई के एग्जाम में तुमने वेलोसिटी निकाल लिया, तुम्हें एक फंक्शन देगा, सुन लो, ऐसा सवाल तुम्हारे जेई के पेपर में है इस बार, तुम्हें कुछ एक दे दिया फंक्शन। ठीक है, सपोज तुम्हें ये फंक्शन मैंने दे दिया और तुम्हें पूछा गया है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन निकालो, एक बार डिफरेंशिएट करना वेलोसिटी निकालो, एक बार और अगला डिफरेंशिएट करना एक्सीलरेशन निकालना, फिर v.a एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या कर रहे हो v.a करना पड़ेगा। बोलो वेलोसिटी कितना लिखा, एंगल निकालने के लिए यही करना पड़ता है ना, जो कि हमारा क्या होता है va cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, क्या ऐसे करके लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ va cos थीटा, तो यहाँ से हमारा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा v.a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, बताओ ये निकल कर कितना आता है, v.a करो वेलोसिटी का होगा क्या क्या cos इनवर्स 1/t ना, इसका आंसर तुम्हारा 1 आता है। ठीक है, मतलब cos 0 डिग्री, ये दोनों को करोगे तो 1 आएगा। एक होगा वेलोसिटी 280, यहाँ पे लिखो 280, हाँ सर 0 होगा सर, टी कैंसिल हो जाएगा हाँ, सर। ठीक है, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 280i प्लस क्या था 2btj, ये तो हमारा वेलोसिटी था, डॉट प्रोडक्ट करेंगे एक्सीलरेशन से, एक्सीलरेशन आया 2ai प्लस 2bj डिवाइडेड बाय, नीचे में मैग्नीट्यूड, हम दोनों का मैग्नीट्यूड निकाले हुए ना 2t अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला था, फिर उसके बाद एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड आया था 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ऊपर का डॉट प्रोडक्ट करके देखो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 4a स्क्वायर t प्लस 4b स्क्वायर t डिवाइडेड बाय, नीचे में देखो, अब इन दोनों का नीचे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ जाएगा, बताओ
ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट बाहर हो जाएगा और फिर रूट नीचे 40, ये भी यही आएगा 4a² प्लस 4b², यही आएगा, दोनों को कट करने से 1 आएगा। तो तुम्हारा cos थीटा इक्वल टू 1 आया, तो थीटा बराबर कितना आ गया 0 डिग्री। ओके सर ये हम तो डायरेक्ट ऐसे पिकअप सर ये तो बैकअप डायरेक्ट नहीं भी कर तो होता है सकता, सर। क्या पिकअप बैकअप नहीं कर सकता। बी कैप ए कैप नहीं समझा मैं। एंगल निकालने के लिए तो यही तो तरीका होता है ना, और क्या तरीका होता है एंगल निकालने का। सर मैं कह रहा था सर कि दोनों ही सर फैक्टर सर एक्स एक्सिस के साथ tan इनवर्स b बाई ए कर रहा है, तो एंगल हाँ। 0 होगा। हाँ एंगल 0 होगा, वेरी गुड। अगर इतना तुम समझ पाते तो ठीक है ना, अगर ठीक है बहुत बढ़िया। अगर ऐसा इतना तुम्हें समझ में आया और पेपर में आया तो टिक करो, ठीक है। हमें तो दोनों तरीका से देखना पड़ेगा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैं 4 पॉइंट कर रहा हूँ, एग्जाम में 4 पॉइंट नहीं आएगा, कोई एक पॉइंट आएगा। ओके कोई एक पार्ट आएगा। जैसे जेई वाले के लिए सपोज की पार्ट 3 आ गया, सपोज नीट वाले के लिए पार्ट 1 आ गया, जैसे 4th पार्ट भी जेई वाले का ही है, ठीक है। इतना आ गया, यहाँ तक 4th पार्ट पे चले। 4th पार्ट में क्या है तुम्हें समझ में आना चाहिए, कब हमने क्या किया है। यहाँ से हमने 3rd पार्ट किया है, एसिलेशन 2nd पार्ट है, बाकी ऊपर वाला 1 पार्ट है। सर एग्जाम में कॉपी ले जाएंगे क्या हम लोग घर से? नहीं कुछ नहीं लेके जाना है, ठीक है। सिर्फ सर पेन कहानी लेके की आना, पेन लेके आना। रफ मिलेगा तुम्हें, रफ मिलेगा तुम्हें, रफ सीट मिलेगा तुम्हें। पता चला तुम घर से लेके आते हो, फार्मूला वगैरह सब लिख के लेके आओगे। इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक, इक्वेशन ऑफ पाथ हमें लिखना है। इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने के लिए क्या करना, देखो x बराबर तुम्हें क्या गिवन है, x बराबर at² है, y बराबर क्या है bt² है, और तुम्हें z बराबर 0 है। इक्वेशन पाथ लिखने के लिए हमेशा हमें किसका होता है, पोजीशन का। मान लो कि अगर तुमसे पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका ग्राफ बनाइए, अगर हम उसको ऊपर की तरफ फेंक, जैसे हम उसको ऐसे करके फेंक रहे हैं, तो यही इसका पाथ हो गया, ठीक है। तो हम पोजीशन के थ्रू ही हम देखते हैं, जैसे हमारा ये पोजीशन है, ठीक ना। याद रखना इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए, इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए हम पोजीशन तक जाते हैं, ठीक है। पोजीशन हमें ऑलरेडी गिवन है सवाल में। फिर क्या करो, पोजीशन को डिवाइड कर दो, ठीक है। पोजीशन को हम डिवाइड कर देते हैं, हम क्या करते हैं y डिवाइडेड बाय x कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा bt² डिवाइडेड बाय at²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा b बाय a, तो y बाय x इक्वल टू b बाय a आया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू b बाय a इंटू x लिख सकते हैं। a एंड b आर क्या है, a b आर कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू x। एक इक्वेशन जानते हो तुम, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो मतलब ये किसको सर। सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे m बोलोगे तुम, सर m जो है ना स्लोप है, b बाय कुछ भी कांस्टेंट है, डिवाइड आकर स्लोप आ रहा होगा, और यहाँ पे इंटरसेप्ट c क्या है 0, ठीक ना 0। तो इसका मतलब ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पाथ बस पूछा है। तो बताओ हम पाथ क्या बोलेंगे इसको, सर्कल बोलेंगे क्या, Straight line. स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बस तुम्हें ये देखना होता है, आ गया समझ में। इसका 4th पार्ट का आंसर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। सर एक बार भी तो दिखाया सर सर ये जो आपने निकाला सर, आपको कैसे पता चला कि y बाई x का आंसर आ रहा है? तुम्हें क्या करना है, पोजीशन को डिवाइड कर देना है हमेशा, ठीक है। पोजीशन को डिवाइड करोगे तो तुम्हें कुछ पाथ नजर आएगा, ठीक ना। जैसे हमने y और x बता भी दिया कि इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए तुम्हें क्या देखना होता है, हमेशा पोजीशन। अगर मान लो तुम्हें एक्सीलरेशन दे दिया होता फिर तुम्हें पूछा जाता, ठीक है, तो तुम एक्सीलरेशन से रिवर्स जाते, पोजीशन तक जाते, ठीक है, तभी तुम इक्वेशन ऑफ पाथ निकाल पाते। ओके ठीक है, एक और सवाल करते हैं इसके ऊपर, और यही सारा सर ये सेम। फिर से बता देंगे सर। सर क्या बताया सर सुनहरी कुछ चीज का? सर कट गया था, आपका आवाज नहीं आया। ओके, इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने के लिए हमें पोजीशन देखना है। ओके, अगर मान लो एक्सीलरेशन दे दिया होता, अगर मान लो वेलोसिटी दे दिया होता, तो तुम्हें क्या करना पड़ता, रिवर्स से एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके पोजीशन, ठीक ना। पोजीशन तक आते, जब तक तुम्हारा पोजीशन नहीं आ पाएगा तब तक तुम नहीं निकल पाओगे इक्वेशन ऑफ पाथ के साथ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पाथ हमें पोजीशन से मिलता है। देखो यहाँ पे हमें y और एक बार दिखा दीजिए। कौन सा, सर इसको एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके, यहाँ पे x बराबर 80 दे रखा है, ठीक है,
y इक्वल टू हमें ए टी स्क्वायर दे रखा है, y इक्वल टू बी टी स्क्वायर दे रखा है। अब जब पोजीशन दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तुम हमेशा क्या करना, y बाय x निकालना, क्योंकि एक हमारा इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इससे हम कंपेयर करके देखते हैं। तो अगर इससे हम कंपेयर करके देखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए टी स्क्वायर, ये टी कट गया, ये हो गया बी बाय ए। तो हम बोलते हैं y इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी बाय ए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है y इक्वल टू बी बाय ए इंटू एक्स, ठीक है। और b और a सवाल में बता रखा है कांस्टेंट है। हम सोचते हैं ये किसका इक्वेशन हो सकता है, मतलब अगर इसको हम कंपेयर कर ले स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। हमें समझ में आ गया, नहीं ये तो हमें सेटिस्फाई कर रहा है किसको, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को, ठीक है। और जो कि अगर इसका कर्व हमें ऑप्शन देता, अगर रफ स्केच होता तो वो कुछ ऐसा पास होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अब देखो जो भी सवाल था इसका सेम, मतलब जितना भी पार्ट पूछा गया है ना, बस फंक्शन चेंज कर देता हूँ, सारा पार्ट वही रहेगा। इसी तरीके से हम निकाल। नेक्स्ट एग्जांपल, पोजीशन, ये भी तुम्हारा EIPMT 2K16 2016 में पूछा गया, और इसमें मैं IIT के सर, सवाल को भी ऐड करूंगा। हाँ, ऊपर के क्वेश्चन में ही अगर z का वैल्यू दिया होता तो फिर तो हम अगर y बाय x करते सिर्फ उससे तो नहीं होता। हाँ तो फिर सवाल नहीं बनता, इसीलिए तो z का वैल्यू 0 दिया गया है। सर मतलब z का कोई काम ही नहीं है। कोई काम ही नहीं है, ऐसे दे दिया है। सर अगर z दे देता तो कौन सा मेथड से करते? z गिवन ही नहीं होता, ठीक है। अपने लेवल पे सर z हमको सर गिवन घुमाने के लिए सवाल दिया है। है ये, हाँ हमको हमारे साथ सर घुमाने के लिए दिया है ये। हाँ, बस तुम्हारा दिमाग घुमाने के लिए। कभी कभी तुम देखोगे ना, ऐसा अननेसेसरी डाटा गिवन होगा जिसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज ए रिलेशन, वो दे रखा है। पोजीशन बराबर, पोजीशन वेक्टर दे रखा है ए cos ओमेगा टी आई प्लस ए साइन ओमेगा टी जे, ठीक है। ये पोजीशन दे रखा है। और तुमसे क्या क्या पूछा गया, पहला पार्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। लिखते चलो सवाल, बी तुम लिखो, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, थर्ड पार्ट में क्या निकाल रहे थे, सी में एंगल, में एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, डी पार्ट में इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ, चलो बस यही निकाल। आगे अगर सर्कुलर मोशन पढ़ाता ना तो एक पार्ट और बन जाता है, बस इसको लिख के रख लेना, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, बाद में समझना। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन अभी तुम्हारे लिए 4 पार्ट इंपोर्टेंट है, ABCD। तुम लोग ना वेलोसिटी दोनों फॉर्म में लिख लो, ठीक है। सर एक तो- वेलोसिटी a cos ओमेगा i कैप प्लस b sin ओमेगा j कैप। इसका मैग्नीट्यूड बताओ। इसका ना दोनों काम करना, वेलोसिटी का ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना और एक्सीलरेशन का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेना। इसका फायदा होता है जब हम एंगल निकालते हैं, सही होता है।
सर मैग्नीट्यूड ए होगा क्या? ए ओमेगा। तो ठीक है, सबने पोजीशन वेक्टर लिख लिया। आर बराबर में है ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस ए साइन ओमेगा टी जे, यही है। आई और जे में दे रखा है। और कभी कभी समझो यही सवाल ना अगर ऐसे करके लिखा रहता x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी और y सर बी इक्वल का ए ओमेगा स्क्वायर होगा क्या सर? क्या होगा? ए ओमेगा स्क्वायर किसका? ए का? बी का ए का क्या आया? ए ओमेगा, हाँ ठीक है, वेरी गुड। बी का सर, बी का। हाँ हाँ, बी का ए ओमेगा स्क्वायर। और ये ना बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये जो सवाल है ये पूरा पूरा सर्कुलर मोशन इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तुम फोर्थ चैप्टर पढ़ोगे सर्कुलर मोशन, वो इसी इक्वेशन पर बेस्ड है। आर बराबर ए कोस ओमेगा टी आई प्लस ए साइन ओमेगा टी जे, ठीक है। हम क्या करते हैं, मान लो अगर एक्स और वाई में देता तुम इसको वापिस से ये ऐसे ही करके लिखते, ठीक है। वो तो सवाल का एक पैटर्न होता है पूछने का। अब आगे हमें वेलोसिटी निकालना है तो हम डी आर डिवाइडेड बाई डी टी करेंगे, ठीक है ना। पोजीशन को हम टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे। अब तो तुम्हें बेसिक डिफरेंशिएशन आता है। ए कांस्टेंट हो तो बाहर होगा। कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताओ? माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में क्या है तुम्हारा? ओमेगा टी, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या निकलेगा यहाँ से? डी ऑफ, ये भूल जाते हो ना, ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के साथ में। आवाज नहीं आ रहा है। प्लस अब अगला देखो, ए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? टाइम के सर रिस्पेक्ट। ओमेगा और टी को एक साथ आर्गुमेंट पकड़ना है क्या? हाँ तो आर्ग्यूमेंट एक साथ नहीं पकड़ोगे, ये एंगल है ना, तो थीटा बराबर यहाँ पर है हमारा ओमेगा टी, ठीक है ना। हाँ सर मैंने ऐसे सोचा था कि साइन ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टी। ना 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 ना, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा होता, एक चीज जान लो कि अगर ऐसा होता तो ये पहले हो जाता, जैसे कि कॉस के साथ अगर यहाँ पर ना पी क्यू आर में लिख दूं ना, इसका मतलब ये सब एंगल के साथ है, ठीक है। अगर मान लो कोई कांस्टेंट हमको जेड लिखना है तो यहाँ नहीं लिखेंगे हम, जेड को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए तो ए और बी यहाँ, ए और यहाँ पर जो कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, इसको पहले लिखा गया, नहीं तो इसको भी तो पीछे cos ओमेगा टी ए लिखा जाता, ओके ओके। फिर अगला करेंगे हम ए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। ए एज ए कांस्टेंट रहेगा, साइन का क्या हो जाता है बताओ? cos, ये आ जाएगा cos ओमेगा टी। फिर ब्रैकेट में ओमेगा टी है तो फिर हम इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा टी करेंगे तो बताओ ये आगे हमारा क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें वेलोसिटी वेक्टर के टर्म में, और इस चाहो तो आई और जे को लगा के रखो, ठीक है। आई और जे क्या बता रहा है? ओनली डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ए ओमेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू जे, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी आ गया। अगर इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो अंडर रूट ये आई और जे है ना, तो दोनों का हम स्क्वायर कर देते हैं, और आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, तो cos थीटा 90 वो वाला टर्म तो आता नहीं है, तो यहाँ पे ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इन सब का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारा ए ओमेगा cos ओमेगा टी का होल स्क्वायर। बताओ ये चीज कितना आ जाएगा हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे, फिर ना ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बचेगा, तो वो 1 होता है, तो बाहर निकल कर ये चीज क्या मिलेगा हमें? बाहर निकल के ए ओमेगा, ठीक है। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो मिला है वो ए ओमेगा मिला है, और वेलोसिटी ऊपर में है, वेलोसिटी वेक्टर ऊपर में है। पहला पार्ट हमारा यही है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट हमारा क्या है? दूसरा पार्ट एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के लिए क्या करना होगा? हमें इसको एक बार डिफरेंशिएट और कर देना होगा, ओके ठीक है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? माइनस ए ओमेगा, और बताओ कि क्या होता है साइन का? क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉस ओमेगा टी, फिर इसे बाहर क्या मिलेगा? एक ओमेगा मिलेगा, ठीक है,
प्लस ए ओमेगा एज ए कांस्टेंट है, फिर cos ओमेगा टी करेंगे तो cos का क्या होता है माइनस, एक माइनस यहाँ पे sin ओमेगा टी आएगा, फिर ओमेगा टी से बाहर क्या आएगा, एक ओमेगा आएगा, ठीक ना। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी आई जे डायरेक्शन के साथ लिखो, प्लस यहाँ से आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे, माइनस यहाँ पे एक काम करते माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा एक्सीलरेशन मिल गया, ठीक है। अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन लिखोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, आएगा कि नहीं। ये अंडर रूट करके निकालोगे एक्सीलरेशन तो निकल जाएगा तुम्हें सर ओमेगा इसके स्क्वायर। पहले का लाइन बताओ सर, मैंने सुना ही नहीं, कट गया था लिंक। ओके, यहाँ से देखो ना, ये वाला हमने एक्सीलरेशन क्या निकाला, ऊपर वाला जो वेलोसिटी था उसका मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, तो ये चीज हमें एक्सीलरेशन मिलेगा, यहाँ से डिफरेंशिएशन कर लोगे ऊपर वाले फंक्शन का। ऐसा तो मॉड्यूल में कितना सारा सवाल था, ठीक है, मॉड्यूल तुमने क्या होगा, तो ये डिफरेंशिएशन में तो दिक्कत नहीं है ना, हाँ ठीक है। सर समझ गया। हाँ, फिर उसके बाद माइनस कॉमन करके ये एक साथ मैंने लिख दिया, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट करोगे, मैग्नीट्यूड अगर करेंगे, थोड़ा बहुत तुम लोग कैलकुलेशन नहीं करते, cos ओमेगा टी इसका स्क्वायर होगा सर एंगल सर आपका 90 डिग्री होगा क्या? हाँ, एंगल 90 डिग्री होगा। अब तुम इसका स्क्वायर करोगे ना, अब ये सब चीज ना बच्चों वाला है, ये टाइम का बर्बाद होगा। अगर मैं इतना सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा ना तो इसके जगह पे मैं 2-3 सवाल और करवा सकता हूँ और तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। अभी कैलकुलेशन सब ना थोड़ा अपने से क्या करो, cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा के पावर 4 हो जाएगा, फिर ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, फिर हम यहाँ से ए स्क्वायर ओमेगा के पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जो कि जानते हैं हमारा क्या होता है 1 होता है। तो अब हमारा बच गया अंडर रूट ए स्क्वायर ओमेगा का 4, ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन आया, ठीक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, थीटा। थीटा सीधा हम ऐसे करके cos थीटा लिख सकते हैं, किसके बीच में पूछा गया, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ओके, इसको तुम करो, ठीक है ना, इनको करो, ये चीज तुम्हारा 0 आएगा, ठीक है। सर डॉट प्रोडक्ट 0 है। हाँ, मैं 0 लिख दे रहा हूँ, तुम करना 0 आ जाएगा, ठीक है ना, एक पॉजिटिव में आएगा एक निगेटिव में आएगा, ओके। तो अगर 0 आया तो थीटा बराबर कितना बोलोगे, 90 डिग्री, ठीक है। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट पूछा जा रहा है, क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ पाथ। सर सुनाई नहीं दिया था सर, ओके, अगर से बोल दीजिए। अच्छा देखो ना, थर्ड अधिक से अधिक तो मैथमेटिक्स ही चल रहा है ना, मैथमेटिक्स में क्या सुनाई पड़ देना, देखते चलो ना। cos थीटा इक्वल टू हम कैसे निकालते हैं, एंगल, ये क्या एंगल बिटवीन वेक्टर का फॉर्मूला यही होता है ना, दिखाई भी नहीं देते सर। अच्छा, दिखाई भी नहीं पड़ता उस टाइम पे यार, ये कुछ दिनों से ना नेटवर्क बहुत तंग कर रखा है। cos थीटा इक्वल टू दे रहा है सर, cos थीटा इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो एंगल निकालने के लिए, थर्ड पार्ट तो एंगल ही पूछा है ना, एंगल बिटवीन किसके बीच में, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच डॉट प्रोडक्ट लिखोगे, ठीक है। अब तुम इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, ये तुम्हें 0 आएगा, 0 आएगा तो थीटा 90 डिग्री होगा, ये मैंने बोला तुम कर लेना, डायरेक्ट 0 मत लिख देना, ठीक है। ये देखो ऊपर में वेलोसिटी भी निकाल चुके हो तुम और एक्सीलरेशन भी निकाल चुके हो तुम, ठीक है, ओके। अब फोर्थ पार्ट में पूछा गया इक्वेशन ऑफ पाथ। सर ये क्या y = 10 ओमेगा tx होगा? कौन सा चीज, इक्वेशन ऑफ पाथ? हाँ सर। अब देखो, अब ये तो मैंने बताया था तुम्हें, इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए मैंने क्या बताया था तुम्हें, किसको देखने के लिए, पोजीशन, y/x, पोजीशन देखने के लिए, हाँ, y/x करके। अब देखना तुम्हारा क्या आएगा, पोजीशन ऑफ पाथ देखने के लिए यहाँ पे हमारा पोजीशन क्या है, इसका मतलब ये जो हमारा बना हुआ ये i और j है, मतलब कुछ x में कुछ y में। x में हमारा क्या है, x में a cos ओमेगा t है, और y में हमारा क्या है, a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, एक्स और वाई से हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ऐसे लिख सकते हैं, अगर तुम यहाँ पर ऐसे बोल रहे हो, तुमने y बाय एक्स निकाला, तो ये तुम्हारा y बाय एक्स होता है a साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय a कॉस ओमेगा टी। तो तुमने इसको बोला टेन ओमेगा टी, ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। टेन ओमेगा टी। और फिर तुमने y इक्वल टू बोला x इंटू 10 ओमेगा टेन टी। ओमेगा टी। क्या टेन ओमेगा टी का वैल्यू कांस्टेंट है? क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है? नहीं सर। ये वैल्यू टाइम बदलने से ये बदल जाएगा, ठीक ना, ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो ये हम, और ऐसा हम कांस्टेंट नहीं है, और जबकि हम ऐसा बोलेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में x के साथ कौन सा वैल्यू होना चाहिए, जो स्लोप होता है, ये स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर तो हमारा गलत हो जा रहा है। तो एक चीज और हम देखते हैं, ठीक है, हम क्या देखते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको ऐसे लिख ले, ठीक ना, इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, ऐसे करने से तो हमारा आंसर नहीं आया। अगर हम ऐसे लिखे cos ओमेगा टी बराबर, cos ओमेगा टी बराबर, तो बताओ क्या हो जाएगा, x बाय ए हो जाएगा। और फिर हम लिखे साइन ओमेगा टी बराबर, साइन ओमेगा टी बराबर, बताओ कितना हो जाएगा, y बाय ए। कहाँ से लिखा मैंने, पता चला, इस इक्वेशन से, ठीक है। cos ओमेगा टी को रहने दिया, फिर साइन ओमेगा टी को रहने दिया, तो x बाय ए और हमारा y बाय ए, यही आया। अब क्या कर लो, दोनों इसको इक्वेशन 1 बोलो और इसको इक्वेशन 2 बोलो। सर जो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बताओ ये किसका इक्वेशन है? सर ये क्या तो है सर, पता नहीं सर। अगर अच्छा, सिंपलीफाई करूंगा तो ओके, एक्स स्क्वायर प्लस ठीक। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अभी तुम्हें ये पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे पता चल जाए। हम क्या करते हैं ना, इक्वेशन 2 को स्क्वायर करते हैं और 1 को हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो ये बताओ हमें क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू, ठीक है, तो आ जाएगा y। ये दोनों का हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो तो हो जाएगा y बाय ए का स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा x बाय ए का स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा 1 इक्वल टू, इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, x बाय ए का स्क्वायर प्लस हम y बाय ए का स्क्वायर। हाँ सर, याद है ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म सर। हाँ देखो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, यहाँ से अगर तुम इसको चलो सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। और एलसीएम ले लो, इधर से ए स्क्वायर ले लो, तो ऊपर से आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसा कहीं पर ये इक्वेशन पढ़े हो क्या ये? अरे सर्कल का इक्वेशन है क्या? वेरी गुड, ये आता है हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में 3 है, तुम जो मैथमेटिक्स वाले वो तो बहुत डिटेल में पढ़ेगा, ठीक है। सर ये तो मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है ना सर आपका? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन क्या हुआ, ये तुम्हारा सर्कल हो हाँ गया, सर। ठीक है। तो ये तुम्हारा जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर इसका हम कर्व बनाएंगे एग्जैक्टली, वो ऐसा बनेगा, ठीक है। हमारा ये सर्कल है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये जिसका रेडियस हमारा यहाँ पर ए रेडियस है, ओके। और ये हमारा 0 0 ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा एक्स पॉइंट है, ये हमारा वाई, ठीक है। ये हमें किसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल को, ओके। तुम्हें याद रखना है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो तो ये क्या होता है, हमारा स्ट्रेट लाइन होता है। अगर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आया, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। इलिप्स का इक्वेशन पता है क्या, इलिप्स का, अगर हमारा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पर मैं बी स्क्वायर कर दिया ना, ए और बी सेम नहीं हुआ और तब इक्वल टू 1 हो गया, तो ये चीज हमारा हो जाता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सर मैथ्स में ये सब कोनिक सेक्शंस में मिलेगा क्या? हाँ कोनिक सेक्शन में मिलेगा इलिप्स। अब हम फिजिक्स को समझने के लिए कोनिक सेक्शन तक तो वेट नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं इसीलिए सर। कुछ कुछ पार्ट आ जाएगा तो वो हम करेंगे, ठीक है। समझ में आ जाएगा, इतना तो बोल सकते हो ना सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन सर्कल। और यहाँ पर ए जो आया, ये ए क्या है हमारा, रेडियस, ठीक है। और वही बताओ कि अगर इलिप्स का डायग्राम कैसे बनता है, इलिप्स कैसे होता है, सर्कल जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा इस टाइप का होगा, ठीक है, इक्वल नहीं होता है। ये समझो कि अगर तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा ए है, अगर यही तुम ए और बी को दोनों को सेम कर दो तो वो चीज क्या बन जाएगा, सर्कल। सर्कल। ठीक है, यही चीज होता है, ठीक है। एक सवाल दे रहा हूँ जो तुम्हारा इलिप्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि तुम्हारा जाएगा होमवर्क में। अभी तुमने एक इक्वेशन किसका देखा, स्ट्रेट लाइन वाला देखा सवाल, उसके बाद एक तुमने सर्कल का देखा, और एक अभी करवा के दे रहा हूँ जिससे तुम्हारा क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा, इक्वेशन ऑफ पाथ। फिर अगला एग्जाम्पल, AIPMT प्लस IIT, 4 पार्ट कर दे रहा हूँ, मतलब उसी में सबको मर्ज कर दे रहा हूँ। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर हाँ सर कुछ सर सुनाई भी नहीं देते और आपके लिखने का बहुत बारीक सा दिखाई देते हैं। ओके चलो सर मैं मुझे सब, ठीक से देख रहा है सर। अच्छा चलो मैं सवाल ही करवा रहा हूँ ना, कुछ ऐसा थ्योरी तो नहीं जा रहा है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक पोजीशन r इक्वल टू गिवन है तुम्हारा a cos ओमेगा टी आई प्लस b sin ओमेगा टी जे, ठीक है। ये तुम्हारा इक्वेशन। अब यहाँ से क्या क्या पूछा गया है, जैसे पहला पार्ट पूछा गया था नीट में, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब दूसरा पार्ट पूछा जाता है एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, यहाँ तक नीट के लिए ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। और सी और डी तुम्हारा जेई में चला जाता है। सी और डी के लिए तुम्हारा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। और फोर्थ पार्ट निकाल लेना, इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है। और ये तुम्हारा होमवर्क है। ऐसा सवाल हम 2 कर चुके हैं और इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर पहला वेलोसिटी जो आएगा वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस आएगा बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे, ये तुम्हारा वेलोसिटी आएगा। एक्सीलरेशन सेकंड, एक्सीलरेशन का आंसर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई माइनस बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट एंगल निकालना, ठीक ना। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो तुम देखना कि कॉस थीटा का वैल्यू जो है ना, नॉट इक्वल टू 0, -1 और 1, ये तीनों वैल्यू नहीं निकल के आता है, ठीक है। मतलब कॉस थीटा का वैल्यू ना तो 90 डिग्री है, ना तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, और ना तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है। तो हाँ, अब सवाल में भी ऐसा ही था, ठीक ना। जैसे ये तुम्हारा जेई का सवाल है, पूछा गया था इनमें से बताइए कि कौन कौन सा नहीं है, मल्टीपल में था, कौन कौन सा थीटा पॉसिबल नहीं। तो देखना 0, -1 और 1 आता है तो हम बहुत आसानी से आंसर बता देते थे, पिछला दोनों पार्ट में हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो पाता है। इलिप्स के केस में ना cos थीटा 0, -1 और 1 नहीं आता है, ओके। और इसका जो फोर्थ पार्ट आएगा, जो इक्वेशन ऑफ पाथ आएगा, वो आएगा x² डिवाइडेड बाय a² प्लस y² डिवाइडेड बाय
बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, जो कि हमारा है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ओके, ठीक है। यस सर। सर सर आज होमवर्क दीजिएगा सर। हाँ हाँ, मतलब होमवर्क हाँ सर, इतना दिन दिए नहीं। होमवर्क में ये। और सर ऐसा होमवर्क दीजिएगा ताकि मतलब टेस्ट एकदम इजी हो जाए। ओके, कल ना तुम लोगों का पेपर बनने में चला गया, ठीक है, इस वजह से पूरा टाइम पेपर रेडी हो गया। चलो, ए पार्टिकल moves along the side of regular pentagon. If length of side A, find out ratio of distance and magnitude of and they find the ratio of distance and magnitude of displacement at the end of second side, और एक पेंटागन गिवन है। चलो, एग्जैक्ट तो नहीं बना है, समझ लो पेंटागन एक रेगुलर पेंटागन है। ओके, सबका साइड ए इक्वल है। ओके, तुमसे पूछा गया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ये देखो सवाल में कुछ ज्यादा नहीं लिखा। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए साइड ऑफ ए रेगुलर पेंटागन if length of side A, find out ratio of distance and magnitude of displacement at the end of second side। और तुम्हें बोला गया कि यहाँ से स्टार्ट करिए, ये तुम्हारा इनिशियल है, ठीक है, ये इनिशियल, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो। तो बताओ कि सेकेंड साइड पे कहाँ पहुंचोगे। अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी डी ई, ठीक है, तो कहाँ सी पे, ठीक है, तो सी पे जो पहुंचोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना, ठीक है। सॉरी, अतः डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या रेशियो आएगा। डिस्टेंस बता सकते हो कितना होगा। सर डिस्टेंस ट्वाइस ही होगा। ट्वाइस। होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सर वो एंगल बीच में क्या एंगल होगा वो कितना पता होगा नहीं सर, एंगल? सर एंगल दे दीजिए सर। वो तो पेंटागन का रेगुलर एंगल क्या होगा तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। चलो ठीक है, एंगल दे देता हूँ, ये रेगुलर नहीं है ना, कैसे बनानी है। 2√3, चलो रेगुलर, ये एंगल तुम्हारा है 72 डिग्री। बताऊंगा एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। एंगल होता है 72 डिग्री। तो तुमसे डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो गया तुम्हारा,
ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये वाला तुम्हारा लेंथ क्या होगा, रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते हो, ये रिजल्टेंट हो। अरे दो वेक्टर, इसको अगर मैं साइड में बनाऊं तो वेक्टर ये ऐसे है, अगला वेक्टर ए ऐसे जा रहा है, उसके बीच में एंगल कितना है 72 डिग्री, ये एंगल कितना है 72 डिग्री। तो बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे, वेक्टर एडिशन वगैरह कुछ जानते हो? हाँ सर। वेक्टर को थोड़ा आगे शिफ्ट कर देते तो वेक्टर ए ऐसा हो जाएगा, बी ये ऐसा हो जाएगा और इसके बीच का एंगल 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, cos 72 का वैल्यू कितना है सर? कितना है सर? वही हाँ लिख सर। लो, उसका वैल्यू मत लिखो, वही लिख देना, ठीक है। सर √2 बाई 1 √2 बाई √1 प्लस cos 72 डिग्री। नहीं, अरे तुम लोग भूल जाते हो रिजल्ट, दो वेक्टर सेम हो अगर इसके बीच से, और रिजल्टेंट देखो इसके बीच से ही निकलेगा, रिजल्टेंट हाँ इसके सर। बीच से ही निकलेगा। तो बताओ कुछ फार्मूला बताया था? 2a cos theta by 2। हाँ 2a cos थीटा बाय 2, ठीक ना। और ये निकालना कोई कुछ बड़ा चीज नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर भी ए है, प्लस 2ab की जगह पे भी ए cos थीटा, ठीक ना। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो √2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं 2a स्क्वायर ब्रैकेट से कॉमन लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा आएगा, ये रूट में है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा का फर्क होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, यही होता है ना 1 प्लस cos थीटा। तो ये तुम्हारा बाहर होके आ जाता है, बाहर आके तुम्हारा क्या हो जाता है 2a cos थीटा बाय 2। अगर तुम ये फॉर्मूला रखते हो तो कितना आसान हो जाता है। तो यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है 2a cos थीटा बाय 2, तो यहाँ से ये चीज क्या हो जाएगा 2a cos थीटा की जगह पर कितना है 72 डिग्री बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा तुम्हारा 2a cos 36 डिग्री। तो यहाँ पर तुम्हें रेशियो किसके बीच में पूछा, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ना, तो डिस्टेंस सर। बाय डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2a डिवाइडेड बाय 2a cos 36 डिग्री, तो यहाँ से हमारा जाएगा 1 डिवाइडेड बाय cos 36 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? हाँ सर। अगर मान लो कि यहाँ पे ना पूछ के ये वाला पूछ लेता, इसका रेशियो पूछ लेता, क्या निकाल लेते? हाँ सर। ठीक है। इसके लिए क्या होता है, मान लो यहाँ तो पेंटागन दे दिया, हेक्सागन दे दिया, तो याद रखना एक यहाँ पे ट्रिक काम करता है, अगर वो ट्रिक याद रखोगे तो बहुत फायदा होगा। सर एंगल 360/5 करके दिया गया सर। 540/5 पॉलीगन ऑफ n साइड आफ्टर m साइड, एक ट्रिक अगर इसको लगाओगे तो ज्यादा बेटर होगा। मान लो कोई पॉलीगन है, इस टाइप से पॉलीगन ले लो, सब सारे पॉलीगन ए साइड के, सेम साइड के, ठीक है। और इसका मान लो कहीं सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है और ये एंगल हमारा थीटा होता है, ओके। तो सबसे पहले हमारा थीटा निकालने का तरीका क्या होता है 2π/n, ओके। और यहाँ पर n क्या होता है, n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, n होता है नंबर ऑफ साइड। और यहाँ से हम डिस्टेंस जो निकालते हैं, डिस्टेंस उसका फॉर्मूला आता है m इंटू ए, ठीक है। m क्या होता है, कितना साइड चले हो तुम, ए साइड गए कि 2 साइड गए, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला आता है a साइन m थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2। अगर तुम ये वाला फॉर्मूला याद रख लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर टफ से टफ पॉलीगन आए तो तुम उसको कर लोगे और बहुत कम टाइम में कर लोगे, ठीक है। एक बार फॉर्मूला देख लो, m क्या है, कितने साइड बाद हम गए हुए, जैसे यहाँ पे 2 साइड है, थीटा कैसे निकालते हैं 2π/n कर देते हैं,
ओके, डिस्टेंस होता है m इंटू ए, डिस्प्लेसमेंट होता है ए साइन m थीटा बाय 2 और फिर डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2। और ये वाला जो पार्ट है ना अभी इस पेपर में नहीं आ रहा है, ठीक है, इस बार के पेपर में नहीं आ रहा है। सर एम क्या होता है? एम होता है कितना साइड तुम चले हो, ठीक है, एम होता है कितना साइड तुम चले हो। अब मान लो एक हम सवाल इसके ऊपर हम देखते हैं। अगर नहीं तो तुम पिछला वाला भी सवाल करके देखोगे तो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा इससे, सेकेंड मेथड। चलो अगर उसको अप्लाई करना है, इस वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है हमें पिछला वाला सवाल पे, तो बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होगा। डिस्टेंस वहां पर कितना बोला है, 2 साइड बोला गया ना, m इंटू एम के जगह पे क्या लिखेंगे 2 इंटू ए, ठीक है। क्या डिस्टेंस यही निकला था हमारा। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले n का वैल्यू कितना है, हमारा सवाल में पेंटागन था तो 5 था, m का वैल्यू कितना है 2 था, थीटा का वैल्यू कितना होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय n, मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाय 5। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। और चाहो तो थीटा बाय 2 भी लिख लो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा पाई बाय 5। सुनाई पड़ रहा है क्या। जी सर। ठीक है, जैसे पिछला, ओके, पिछला सवाल के लिए n का पेंटागन था, n कितना 2 साइड बाद पूछा था, थीटा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई बाय n होता है, ओके। और थीटा बाय 2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, अगर मान लो इसी थीटा है तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा पाई बाय 5 हो जाएगा। ये चीज साइड में कर लो, फार्मूला में वैल्यू रखने में ठीक होता है। तो ये यहाँ पे हमारा था साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या था साइन थीटा बाय 2। बताओ क्या वैल्यू हो जाएगा यहाँ से एक, ठीक है। यहाँ पर एक चीज छूट गया, m छूट गया। हाँ सर आया। यहाँ पे हमारा m था थीटा बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज हमारा बन जाएगा, बताओ a लिखोगे साइन लिखोगे, ठीक है, m के जगह पे 2 लिखोगे, थीटा बाय 2 के जगह पे सीधा लिख दो पाई बाय 5 लिख दो, डिवाइडेड बाय नीचे में साइन लिखोगे, थीटा बाय 2 के जगह पे पाई बाय 5 लिख दोगे। अब इसको क्या सिंप्लीफाई करोगे, देखो ये साइन, ये फॉर्मूला जानते हो ना, साइन 2 इंटू ए 2 थीटा होता है, तो हम क्या लिखते हैं 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, तो लिखते हैं वही कॉन्सेप्ट। अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें a इंटू यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा साइन पाई बाय 5 डिवाइडेड इंटू कॉस पाई बाय 5, और नीचे में भी हमारा नीचे क्या है हमारा साइन पाई बाय 5, ये साइन पाई बाय 5, ये साइन पाई बाय 5 कट गया, 2a कॉस पाई बाय 5 कर देंगे, ठीक है। हमारा यही आंसर होगा। बताओ डिस्प्लेसमेंट हमारा डायरेक्ट मिल गया, ये कितना होता है पाई बाय 5, पाई होता है 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय इसमें 5 करो, तो ये कितना होगा 36 हो गया, यहाँ से भी आ गया। अब इसका ना एप्लीकेशन अच्छा कहाँ पे होता है, किस टाइप का सवाल पूछा जाता है, तो उसके ऊपर हम देख लेते हैं। ये ब्लाइंड मैन moves 10 meter and turn left an angle 60 degree and repeat this process find out distance and displacement of person, find out distance and displacement of person after, इसके कुछ पार्ट है। पहला पार्ट आफ्टर सेकेंड टर्न, अगला पार्ट है थर्ड टर्न, तीसरा नंबर का है फोर्थ टर्न, फोर्थ नंबर है तुम्हारा फिफ्थ टर्न, ठीक है। इसका डायग्राम बता देता है क्या था, रेगुलर ब्लाइंड मैन ऑफ 10 मीटर। अब सोचो
30 और 10 होगा क्या? अब देखो, अब इसका डायग्राम सर ये बनेगा ना, क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ। नहीं 60 नहीं बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। मेरे पास है क्या इसका डायग्राम? अच्छा देखो, इतना ही सवाल है। ए ब्लाइंड मैन 10 मीटर जाता है और कितना होता है, टर्न हो जाता है 60 डिग्री, टर्न लेफ्ट की तरफ हो जाता है 60 डिग्री, और इसको रिपीट करते रहता है। मतलब कैसा डायग्राम बनेगा? चलो एक मैं स्केच कर रहा हूँ। एक ऐसे करके 10 मीटर बनाओ, 10 मीटर चला, ठीक है। और अब यहाँ से क्या करो, 60 डिग्री टर्न करो लेफ्ट की तरफ, तो ये कुछ इधर जाएगा, और ये एंगल तुम्हारा कितना हो गया, 60 डिग्री। फिर बताओ तुम लेफ्ट की तरफ जाओगे, ये चला, फिर ये चला, इक्वल लेंथ 10 मीटर चला, फिर इसके बाद ये 10 मीटर, फिर ये सर लेफ्ट की हेक्सागोन तरफ बनेगा। जाएगा। हाँ बिल्कुल, जैसे सेम हेक्सागन बनता है ना, तो उसको हम रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं, जैसे सेम साइड का। हाँ, तो यहाँ से तुम्हारा एक ऐसे चलेगा, फिर ये एंगल तुम्हारा इधर टर्न हो गया, जाना इधर था, टर्न लेफ्ट हो गया, फिर इसको जाना इधर था, लेकिन 60 डिग्री यहाँ से ऐसे आ गया 60 डिग्री, फिर इसको जाना इधर था, लेकिन टर्न कुछ इधर हो गया, फिर ये इसको जाना इधर था, टर्न इधर हो गया। फिर अगर ये 60-60 करें तो रेगुलर हेक्सागन होने के बाद अब वापिस से पोजीशन अपने पोजीशन पे आ जाएगा। अगर मैं इसको 1 ए बोलूं, बी सी डी ई एफ ए पे आ जाएगा, ठीक है। तो पहला टर्न ये कहाँ पे लिया बताओ, यहाँ पे, ये इसका क्या है, फर्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट टर्न यही है, सेकेंड टर्न ये है, ये डायग्राम में भी प्रॉब्लम होता है, मतलब डायग्राम बनाने में। फोर्थ हो गया, ओके, फिफ्थ हो गया, और ये सिक्स्थ हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है डायग्राम बनाने में? लेफ्ट राइट समझ में आता है ना? एक लाइन बनाया, ठीक है, एक ये 10 मीटर का बनाया। अब समझो कि तुम यहाँ पर हो, ठीक है, तुम्हारे एक हैंड इधर है, एक हैंड इधर है, मतलब लेफ्ट हैंड तुम्हारा कौन सा है, लेफ्ट हैंड तुम्हारा कौन सा है, ये वाला लेफ्ट हैंड है कि नहीं? हाँ, तो हमें ऊपर वाला है, ऊपर वाला है। हमें जाना किधर था, हमें इधर की तरफ जाना था, हमें कितना रोटेट होना है बताओ, 60 डिग्री। तो क्या इधर चले जाएंगे? अब फिर 10 मीटर ही जाओगे, सेम लेंथ से जाना 10 मीटर, तुम्हें जाना, चलो 10 मीटर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे जाना आगे की तरफ था। अब तुम्हारा बताओ लेफ्ट हैंड इधर है कि इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है कि इधर है, बताओ। लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ है, ओके। तो तुम्हें कितना टर्न होना है यहाँ से, ओनली 60 डिग्री, तो तुम ऐसे टर्न हो जाओगे, ठीक है। फिर तुम ऐसे चले, बताओ तुम्हारा लेफ्ट हैंड किधर है, इधर है कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड इधर है? इधर है ना लेफ्ट हैंड, जाना इधर था। अब हमें यहाँ से 60 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या ऐसे चल लेंगे, बताओ, इसमें किसी को अब दिक्कत नहीं है ना डायग्राम प्लॉट करने में? नहीं सर। समझ में आ गया ना कि रेगुलर हेक्सागन ही बनेगा, ट्रायंगल ये सब कुछ नहीं बनने वाला, रेक्टेंगल वगैरह। अब ट्रायंगल, अब तुमसे पूछा गया, ऐसे हम क्या, पूछो, बोलो, ऐसे हम, बोलो, सर सुनाए। सर ऐसे हमें कितना स्टेप जाना पड़ेगा? टोटल 6 टर्न होने पे कंप्लीट हो जा रहा है ना। टोटल तुम घूमते रहो ना, कब तक घूमते रहते हो, घूमते चलो। एक बार ऐसे घुमा, तुम क्या 6 से ज्यादा घूम पाओगे क्या? फिर तो वापिस अपने पोजीशन पे आ गए ना। 6 से ज्यादा घूम पाओगे क्या? नहीं, फिर अपने पोजीशन पे आ गए। अब देखो सवाल में हमें बस 5th टर्न तक लिखा है, तो ज्यादा हमें सोचना नहीं था, 5th टर्न यहाँ पे है, 5th टर्न यहीं तक लिखा है, यहीं तक टर्न करना था। अब देखो पहला पार्ट हम करेंगे, हम जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड टर्न, सेकेंड टर्न लिखते हैं, ऊपर में लिख देते हैं हम डिस्टेंस, और यहाँ पर लिख देते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी रेशियो वेशियो का इसमें बात नहीं है। फिर सेकेंड, अगला पार्ट में पूछा है तुम्हें थर्ड टर्न, फिर यहाँ पे लिखना, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे लिखना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब तुम इसको कैसे करोगे, तुम्हें फार्मूला बताया, मैं कोई 2 कर दे रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ टर्न, और फिफ्थ, और क्या है, 5th टर्न, फोर्थ में 5th टर्न,
एक और ले ही लो फिर 6th टर्म। तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुम घर से करोगे, होमवर्क रहा तुम्हारा। ओके, इस टेबल को फिल करोगे। अभी 5th टर्म एक और पार्ट है, 6th टर्म। ठीक है, अब बताओ कि सेकेंड टर्न के लिए बताओ डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अब हम पहला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड टर्न के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, यहाँ पे बस फॉर्मूला से चलो, फॉर्मूला से बहुत जल्दी हो जाता है। बताओ डिस्टेंस का क्या बताया था, m इंटू ए बताया था। ओके, इसके लिए m कितना होगा, a का वैल्यू कितना है हमारा, a का वैल्यू है हमारा, a का वैल्यू 10। हाँ, तो बताओ सेकेंड टर्म में क्या होगा, m का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर सेकेंड m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। बताओ n का वैल्यू कितना आया 6। n का वैल्यू टोटल 6, टोटल n कितना टर्न हुआ 6 हुआ। और बताओ थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय n, बताया था ना थीटा का वैल्यू फॉर्मूला में। तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई बाय 5 हो जाएगा। और कोशिश करो कि थीटा बाय 2 ही लिख लो, क्योंकि बार बार फार्मूला में आ रहा है। तो बताओ थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 5, इसका हाफ निकालोगे तो तुम्हारा थीटा बाय 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाय 5 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा ma आ जाएगा 2 इंटू ए डिस्टेंस, तो 2 इंटू 10 बराबर 20 मीटर तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा सर थीटा जो लिखा आपने पाई बाय 5 वो 6 क्यों नहीं हुआ? ओ सॉरी मुझे पूछा याद रहा, पाई बाय 6 होगा। ये क्या है हमारा रेगुलर हेक्सागन है ना, इसको पाई बाय 6 करना। राइट, ये इस बार हेक्सागन हो गया ना, ये पाई बाय 6 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, ये 2 कट गया, ये पाई बाय 6 आ जाएगा। वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2a साइन, यहाँ पर क्या होता है m होता है, m थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2। तो बताओ ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2, a का वैल्यू कितना लिखेंगे 10 इंटू साइन, m का वैल्यू कितना है 2, सो m का वैल्यू सेकंड टर्म है 2 है, थीटा बाय 2 का वैल्यू कितना है पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय नीचे में साइन थीटा बाय 2 का वैल्यू पाई बाय 6। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये बताओ कितना हो जाएगा 20 इंटू साइन, इसको लिखेंगे हम पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 6। ओके, बताओ ये चीज कितना आ जाएगा हमारा 20 पाई बाय 3 साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ओके, और डिवाइडेड बाय कितना है हमारा पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6 कितना होता है, साइन पाई बाय 6 30, इसका वैल्यू कितना होता है हाफ 1/2। ठीक है, तो ये 2 कट गया, ये आ जाएगा 20√2। ओके, तो हमारा ये जो साइड होगा सेकेंड टर्म में सर हाँ सर सॉरी 20 क्या बोला, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, 10√3 सर फॉर्मूला क्या, सर फॉर्मूला में 2 नहीं था सर। सर यही बोलना था सर, 10√3 निकलेगा आंसर। अच्छा 2 क्या था फॉर्मूला में, a sin थीटा था, मैंने 2 लिख दिया। एक 2 ज्यादा हो गया इसीलिए ना, ये 10 ही रहेगा, हाँ ये मिस्टेक हो गया, ये 10 ही रह गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10√2, तो ये वैल्यू हमारा क्या गया 10√3 ना, 10√3। ओके ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बताओ थर्ड टर्म, इसके बारे में यहाँ पे लिख लो कि हमारा जो डिस्टेंस आया वो आया 20 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आया हमारा 10√3। ठीक है, अब अगला बताओ थर्ड टर्म के लिए, और ये वैल्यू ना तुम्हें मैथ्स में तो टीचर्स याद ही करवा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा, फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये वैल्यू तुम लगा के देखना, ये 10 आ रहा है। ठीक है, तो बताओ ये वाला कितना आएगा AOD कितना आएगा सर 10 ही होगा। नहीं, AOD ये देखो ना, A B C का कितना आया था 20√3,
तो AEF का कितना आएगा? सर 10√3 ये आएगा। 10√3 है सर। 10√3 ये कितना आएगा? हाँ सर 10√3 आएगा। 10√3 ये आएगा। हाँ हाँ 10√3 आएगा। ठीक है, तो बाकी सारा टेबल में तुम फिल कर लो। ओके सर क्यों सर सेम है सर? अरे तुम निकाल के देखना ना, सेम आएगा। अरे इधर से जा, सेम चीज है ना, इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक ना। ये एंगल कितना दोनों के बीच में? 60 डिग्री। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ओके ओके सर, हाँ सर, ठीक है। ओके। अब इसको तुम वेक्टर से भी कर सकते हो। 10 10 है ना, यहाँ से इन दोनों का बीच का जो रिजल्टेंट 10√3, एक वेक्टर ऐसे 10 है, दूसरा वेक्टर अगर दो गिवन होता है ना तो हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। ये 10 है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो हम इस वेक्टर को थोड़ा आगे कर देते हैं 10। तो और ये अब इसका जो वैल्यू हम निकालेंगे तो वो वैल्यू कितना होगा? 2a cos θ/2 जानते हो। तो यहाँ से आ जाएगा 2a की जगह पे 10 और cos का वैल्यू 60 है तो cos 30 हो जाएगा। ये आ जाएगा 20 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ये हो जाएगा 10√3। देखो ये वैल्यू कितना जल्दी निकल के आ गया। ये तो वैल्यू 10√3 निकल के आ गया बहुत जल्दी, लेकिन इसको निकालने में दिक्कत हो जाता है, ये 10 वाला। इसीलिए हम ना ये वाला फॉर्मूला नीचे बनाते हैं। ओके हाँ सर। ठीक है, चलो एक लास्ट चलो होमवर्क दे दीजिए। हाँ ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा r0 है, ठीक है। ये सपोज मान लो कि A और B के बीच का डिस्टेंस r0। फिर ये क्या करता है? सारा स्क्रिप्ट में सर ज्यादा मत देना सर। अच्छा ठीक है, हाँ सर। अब बताओ कि क्यों करना है सर? हाँ ठीक है, एक बार तुम अभी सुनो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये वाले सुनो। टोटल A और B का डिस्टेंस r0 था, ठीक है। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में पूछा जाता है कि तुम्हारे घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस समथिंग मान लो कुछ है, x है, ठीक है। यहाँ पे मैं r0 बोल रहा हूँ। तुम क्या चलते हो? हमेशा हाफ चलते हो अपने डिस्टेंस का, ठीक है। अब मान लो फिर उसके बाद तुमने कितना चला, जो टोटल डिस्टेंस का r0/2 चला, हाँ ठीक है, हाफ चला, ठीक है। अब फिर क्या चला तुमने? अब जो ये रिमेनिंग बच कितना गया? r0/2। तुम ना अब यहाँ से यहाँ पर पहुंच गए। पहले तुम यहाँ पर थे, ठीक है। अब तुम कहाँ पे पहुंच गए? यहाँ पर पहुंच गए। फिर क्या चलते हो? इसका हाफ चलते हो, इसको x बोल दिया। फिर तुम x और b का हाफ चलते हो, तो कहाँ पे पहुंचोगे? बीच में कहीं यहाँ पे पहुंचोगे, ठीक है। और यहाँ पर दोनों के बीच में चलोगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r0/4। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r0/4 होगा कि नहीं? फिर तुम्हें कितना चलना है? फिर तुम्हें इसका हाफ हाफ चलना है, ठीक ना। इसका हाफ हाफ चलना है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताइए आप 1 सेकेंड में, ये हर एक एनालिसिस 1 सेकेंड का है, 1 सेकेंड में आपने इसका म्यूट कर रहा है, 1 सेकेंड में आप r0/2 चला, ठीक है। तो बताओ कि 2 सेकेंड में कितना चला? 2 सेकेंड में कितना चला? अगला 2 सेकेंड में कितना चल रहा है? r0/2 × 2। नहीं, अगला 2 सेकेंड में r0/4 चल रहा है। पहला 1 सेकेंड ये चला, ठीक है, A से x गया। फिर कहाँ से चला? अगला सेकेंड में कहाँ चला? अगला सेकेंड में r0/4 चला ना। फिर आगे इसको चलना है तो थर्ड सेकेंड में कितना चला बताओ? r0 इसका हाफ चलेगा, 8 चला, r0/8 चला। अब तुमसे पूछा जा रहा है ऐसे ना आप चलते रहते हो, ठीक ना, जिंदगी भर चलते रहते हो। सपोज मैं बोल रहा हूँ t सेकेंड तक चलते हो। अब बताओ यहाँ इसका आंसर क्या होगा? r0 क्या होगा? ठीक है, ऐसे सवाल जी में एक बार आया हुआ सर r0/2t। हाँ वेरी गुड। इसको ना तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सर ये r0/2 का स्क्वायर है, यहाँ पे r0/2 के पावर 1 है, और ये हमारा r0/2 का पावर 3 है। तो इसी तरीके से अगर t सेकेंड में चल रहा है तो हमारा r0/2 के पावर t होना चाहिए, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, ठीक है। t सेकेंड में इतना चलेगा। ये सब रीजनिंग टाइप के सवाल हैं। ओके, तो आज सर एक बार फिर से समझा दीजिए ये वाला। ओके सर ग्राफ से तो क्वेश्चन नहीं आएगा हम लोग का? नहीं, ग्राफ बिल्कुल नहीं आएगा। कोई ग्राफ का सवाल नहीं है। अरे सवाल ये है ना कि पहला सेकंड में तुम इतना चलते हो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में
ये टोटल डिस्टेंस आर नोट है, ठीक है, मैं लैंग्वेज में नहीं लिखा, ए और बी है। फर्स्ट सेकंड में बोला गया है कि आप ना टोटल डिस्टेंस का हाफ चलते हो, 1 सेकंड में आप चलते हो आर नोट बाय 2, तो तुम यहाँ पर पहुंच गए, अभी तुम अब यहाँ पे आ गए, फिर अगले सेकंड में क्या करते हो, जितना रिमेनिंग डिस्टेंस है उसका हाफ चलते हो, तो रिमेनिंग डिस्टेंस बताओ कितना, ये आर नोट बाय 2 बचा है, हाफ जब चल रहे हैं तो इधर हमारा आर नोट बाय 2 तो हम ट्रेवल कर लिए, बच के आर नोट बाय 2, फिर अगला, समझ में आ गया, हाँ समझ फिर में आ गया सर। वेरी गुड। तो हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, तुम्हारा केमिस्ट्री का भी टाइम हो रखा है, तो होमवर्क दूंगा उसको ट्राई करना, और ना इवनिंग क्लास है तुम लोगों का 5:30 to 6:30, ठीक है, कुछ हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो दोनों स्टार्टिंग का 30 मिनट्स ना हम जेई का करेंगे और लास्ट का 30 मिनट्स हम ना नीट का करेंगे, तो नीट वाले स्टूडेंट भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब क्या है, कोई चीज टफ चीज देखोगे तो तुम्हारे लिए और अच्छा ही होता है, फिर तुम्हें छोटा चीज आसान लगता है तो आ सकते हो, ठीक है। फिर हम नीट का लास्ट का 30 मिनट्स देखेंगे, ठीक है, नीट लेवल का कुछ सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, मैं दूंगा सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, ठीक है, जैसे वेक्टर का रिवीजन करवाऊंगा कुछ सवाल देके, ठीक है ना, जेई का या नीट का, ठीक है। तो तुम लोग अपेयर हो जाना, मतलब क्लास आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ प्रैक्टिस होगा तुम्हारा, तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो ठीक है, हम आज के लिए यहीं तक रखते हैं, चलो बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर, थैंक यू सर सर। सर सर हाँ। सर एक बार सर बोल दीजिए, हम लोग का सर मॉड्यूल में कौन सा सेक्शन तक करना है सर, एक बार बोल दीजिए। रेक्टिलिनियर मोशन सर, रेक्टिलिनियर मोशन। उसका ना मैं बता दूंगा, कुछ ज्यादा नहीं है, सेक्शन ए और बी करना है, वो मैं आज एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा मॉड्यूल में देख के मैसेज करता हूँ, मैं मैसेज करवाता हूँ, ओके चलो बाय। थैंक यू सर। ओके।